स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज का क्लास था बहुत इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये जो है टॉपिक परिवार टॉपिक हम लेकर आए हैं। और परिवार से आप जानते हो टीजीटी में या फिर बात करें पीजीटी में और ख़ास तौर से टीजीटी में जो है प्रश्न की संख्या अच्छी भली यहाँ से पूछी जाती है। अगर किसी टॉपिक विशेष से, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ होम साइंस की ब्रांचेस की बात कर रही हूँ, मात्र मैं अगर ये कहूँ एक टॉपिक से ही 2-3 प्रश्न आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब है कि वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ही टॉपिक से। और ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आप नोटिस करोगे कि परिवार से ज़रूर आपको 1 या 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़, एक बार मैं आपकी नज़र डलवा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को ये बहुत शौक है क्लास को बीच में छोड़ने का। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो 15-20 प्रश्न हैं वो आपके PYQ हैं। उसके बाद मैं जो प्रश्न लाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th SCRT की बुक के प्रश्न हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से शुरू होते हैं। प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार नज़र डालिएगा और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे सिद्धांतों के नेम आपको पता होने चाहिए, किसने प्रतिपादन किया है। ठीक है, मातृ सत्तात्मक परिवार किसने दिया है, पितृ सत्तात्मक किसने दिया है, सिंडेशियन परिवार क्या होता है, पितृ सत्तात्मक परिवार, एक विवाह, क्या ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं या नहीं, चक्राकार सिद्धांत क्या होता है। तो मैं एक बार नज़र डलवा दूँ क्योंकि आप लोग, पता है मुझे इतना फील होता है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग सिर्फ ये सोच के कि लाइव क्लास नहीं है और क्लास छोड़ देते हो। अरे आपको पढ़ना है या लाइव में आपको कोई ख्याति प्राप्त हो रही है। असली ट्रॉफी आपको उसी दिन मिलेगी जिस दिन आप काबिल बनोगे। ठीक है, ना कि आप ये सोचो कि आपने लाइव में 2-4 प्रश्नों के उत्तर दे दिए सही और टीचर ने आपका नाम ले लिया और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल नहीं, बहुत समय बर्बाद होता है। और जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं ये नहीं कह रही मैं लाइव नहीं करूँगी, लाइव क्लास भी करूँगी बीच बीच में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं ऐसे ही लेके आऊँगी क्योंकि लाइव में क्या होता है, मुझे ज़्यादा भी लाइव का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं जब कमेंट देखने लगती हूँ तो मैं एक्सप्लेनेशन मेरी थोड़ी मिस हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का कुछ नुकसान हो। ओके, और कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो वाकई में लाइव नहीं चाहते, वो यही कहते हैं मैम रिकॉर्डेड क्लास दीजिए, समय भी बचेगा और आपका मतलब टॉपिक भी क्लियर आप अच्छे से करती हो। लाइव में आप हमें मतलब थोड़ा है, मुझे भी लगता है कि मैं लाइव में जब आपके क्वेश्चन देखने लगती हूँ, चैट्स देखने लगती हूँ, तो मैं क्या पढ़ा रही थी, मैं थोड़ा अभी पता है एक्सपीरियंस नहीं है लाइव क्लास में पढ़ाने का। ठीक है, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। अब वो आएगा धीरे धीरे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कहीं आपका फरवरी में पेपर हो गया बाई चांस तो फिर हमारी चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मज़े के लिए, ज़्यादा बड़ी सज़ा ना मिले वही अच्छा है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर से मैं बोलूँगी। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है वो है, आप मेरे लिए चैनल को एक बार अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। मेरे पुराने बच्चे बहुत अच्छे, उन्होंने मैं खूब सपोर्ट किया, लेकिन अब जो नए बच्चे आ रहे हैं वो थोड़े शैतान हैं, वो भी थोड़ी कमर कस के भाई थोड़ा हमें सपोर्ट ज़रूर करें। वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता है, मतलब एक ऐसा परिवार व्यवस्था आपको बताना है जिसमें क्या है, पति यहाँ पर थोड़ा रुको, पति पत्नी के माता पिता के पास रहता है। ए ऑप्शन है मैट्रिलोकल व्यवस्था, बी है पैट्रिलिनियल व्यवस्था, सी है इंसेस्ट या डी है मोनोथीज्म। तो मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है, जो लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक है, कि ईश्वर एक है। ओके, हम सभी लोग नॉर्मल यही बात बोलते हैं, फिर भी धर्म अलग अलग है सबके। ईश्वर क्या है, एक ही है, वही राम है, वही रहीम है। ठीक है, वही अल्लाह है, मतलब लेकिन वो एक ही है, हमारा ये मानना है। तो जो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर एक है, उनको हम मोनोथीज्म यहाँ पर कहते हैं। जो इंसेस्ट होते हैं, इंसेस्ट तो जो भी हमारे जो करीबी पारिवारिक सदस्य होते हैं उनके बीच हमारे जो रिलेशन होते हैं, चाहे हमारे लैंगिक रिलेशन हम खास तौर से कहेंगे, तो जो लैंगिक रिलेशन होते हैं हमारे करीबियों के बीच उनको हम इंसेस्ट कहते हैं। ओके, जो पैट्रिलिनियल जो व्यवस्था होती है, ये क्या होती है, पुरुष वंशावली द्वारा, मतलब पुरुष का यहाँ पर वंश चलता है, जैसे कि हम सभी के नाम ज़्यादातर पिता के नाम से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पुरुष की वंशावली से वंश का पता लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा पति पत्नी के साथ रहता है, इसका मतलब पत्नी के माता पिता के पास रहता है। मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिलोकल व्यवस्था। ठीक है, उसे हम कहते हैं मैट्रिलोकल व्यवस्था। तो ये ऑप्शन आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है 2, परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है और इसका उद्गम किस भाषा
किस शब्द से हुआ है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ग्रीक भाषा, बी है लैटिन भाषा, सी है फ्रेंच भाषा, डी है रोमन भाषा। तो जो फैमिली शब्द है, आप जानते हो फैमिली, आप परिवार के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे छोटे, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं बड़े लेवल के प्रश्न है, पूरा मैं ए टू जेड, क्योंकि ये टॉपिक भी सच में बहुत बड़ा टॉपिक है। 30-35 प्रश्न नॉर्मल बने हैं इसमें, अभी इतने बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सारा ले लिया है। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि मतलब वहाँ से प्रश्न आता नहीं है, तो खामखा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ से पूछा जाता है वहाँ के सारे प्रश्न उठाने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी कि प्रश्न आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, लैटिन भाषा। जो फैमिली शब्द है, फैमिली क्या होता है इंग्लिश में कहते हैं हम, परिवार किस कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको। तो जो लैटिन भाषा का शब्द है वो कौन सा हो गया, फैमुलस, ठीक है। फैमुलस से जो है ये निकला हुआ है, किससे निकला है, फैमुलस से ये निकला है। फैमुलस का मतलब अगर हम बात करें तो सेवक होता है, किसमें, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट में हमें यही डेफिनेशन मिलती है कि जो फैमुलस है उसका मतलब क्या होता है, सेवक से होता है। क्योंकि एक परिवार क्या होता है, सेवक की तरह एक दूसरे का सहयोग करते हैं और फिर मतलब एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप करने का मतलब ये है कि सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो मैनेजमेंट में जो इसकी डेफिनेशन है थोड़ी अलग दी हुई है। जो फैमुलस है उसका थोड़ा अलग अर्थ दिया है, उसे भी याद रखना, कभी कभी हो सकता है पूछा जाए। तो मैनेजमेंट में इसका विषय में लिखा है एक ऐसा समूह, ठीक है, जिसमें कौन रहता है, माता पिता, जिसमें ये डेफिनेशन याद रखना, इसके अर्थ की ही डेफिनेशन है फैमुलस की, ठीक है। जिसमें माता पिता, ठीक है, और साथ में कौन, बच्चे और कौन, नौकर भाई आ गया, सेवक, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब नौकर भी होता है, ठीक है, नौकर आदि इसमें आते हैं। तो ये डेफिनेशन भी याद रखना, मतलब खाली ऐसा ना हो कि कभी नौकर ना मिले तो आप आंसर गलत कर आओ। तो उसमें माता पिता भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं और नौकर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है। जो परिवार प्रबंधन प्रक्रिया है उसके चरण बताना है। बिल्कुल मैनेजमेंट की तरह ही है, ये भी कोई अलग नहीं है, ठीक है। सहयोग है, आयोजन है, समय और मूल्यांकन हो गया, योजना है, नियंत्रण है, प्रसंस्करण और मूल्यांकन हो गया। योजना है, आयोजन है, नियंत्रण है और मूल्यांकन है। डी है, समय योजना है, मूल्यांकन है और समय सहयोग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें तो आपका कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्यों सही होगा, सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या दिया है, योजना को दिया है, ठीक है। उसके बाद आयोजन को इन्होंने दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है। योजना का मतलब इनके हिसाब से यह है कि हम कोई भी चीज़ योजना बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको स्थापित करते हैं, ओके, स्थापित करते हैं, वो होती है आयोजन करना, ठीक है। हमने योजना बनाई और हमने उस योजना को क्या किया, इस्टेब्लिश किया, मतलब हमें इस पर काम करना है, ठीक है, तो वो आयोजन हो गया। फिर हमने जो जो स्टेप पर मतलब उस काम को पूरा करने के लिए कंट्रोल किया। मैं वही डेफिनेशन हर बार देती हूँ। जैसे आपको क्या है, एक नौकरी लेनी है सरकारी, आपने योजना बनाई कि भाई हम टीजीटी या पीजीटी में से एक हमें इस बार क्लियर करना है। तो अगर हम पीजीटी के विषय में सोच कर चल रहे हैं तो जैसे हम फिजियोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टीजीटी को मतलब टीजीटी में पास होना चाह रहे हैं तो हम क्या है, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी से भी ज़्यादा यहाँ पर जो आपकी सरकारी स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें चलती है जिसे हम एससीईआरटी कहते हैं, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल है एनसीईआरटी के मुकाबले, क्योंकि अब पढ़कर मैंने दोनों किताबों का आइडिया लगा लिया है, ठीक है। तो मैं मतलब मेरा ये मानना है, मैंने जैसे पढ़ा एनसीईआरटी से हम ये नहीं कहेंगे प्रश्न नहीं आते, लेकिन अगर आप 11-12 तक की एससीईआरटी पढ़ लेते हो माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है एनसीईआरटी के मुकाबले। तो हम अगर टीजीटी क्लियर करते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये क्या, ये हमारी प्लानिंग थी। अब हमने प्लान किया तो हम वो चीज़ें लाए, अब हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब किसके लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो हमने आयोजन कर लिया उसका, मतलब हमने पढ़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब वो हमें सिलेबस भी तो पूरा करना है ना, तो वो सिलेबस पूरा हो सके इसके लिए हमने क्या किया, बहुत सी चीज़ों पर नियंत्रण किया। हमने घूमने फिरने पर नियंत्रण किया, हमने कुछ भी जो एक्स्ट्रा काम हम करते थे वो सारे काम बंद कर दिए। टीवी देखना, फ़ोन चलाना, रील्स देखना, सब बंद कर दिया, ओके। उसके बाद आप अभी क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये आप अपना मूल्यांकन कर रहे हो कि हमारा कितना सही जा रहा है, कितना मतलब गलत जा रहा है, और जा रहा है तो क्यों जा रहा है, उसको अब आप इम्प्रूव करोगे कि दोबारा वो गलती नहीं हो। तो ये मूल्यांकन में क्या करते हैं, हम सुधार करते हैं, और क्यों हुई गलतियाँ वो भी देखते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक शब्द और आ जाता आयोजन के बाद, आयोजन के बाद आता संगठन। संगठन में क्या होता, संगठन में जैसे अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं समझने के लिए, तो संगठन क्या होता है, जो हमें सहयोग देता है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें देखा कि हमारा बच्चा सुबह 4 बजे उठकर, हालांकि हाउसवाइफ की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत से लोग हैं आज की दुनिया में भी महान हैं, जो जिनको मैं मतलब सच में अगर सामने हो तो मैं उनके लिए क्लैपिंग करूं। सुनते हैं कि आजकल अब सुनने में आने लगा है कि बहुएं पढ़ाई करती हैं तो लोग कॉफ़ी बना के दे देते हैं, चाय बना के दे देते हैं, लेकिन हमें तो कभी ये चीज़ें नसीब नहीं हुई, इसलिए हम नहीं जानते इन चीज़ों को। तो वो क्या है, संगठन है कि आपको वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आप अभी अनमैरिड हो तो आपके घर वाले हैं आपके लिए फ्रूट्स ला रहे होंगे कि बच्चे की स्टडी बढ़े, फ्रूट से क्या होता है, नींद थोड़ी कम आती है, ठीक है, स्टडी बढ़े, तो ये सब क्या संगठन है, ठीक है। तो ये संगठन होता है, ओके, जो हमें हर तरह से सपोर्ट करता है, हमारे काम में हमें हेल्प करता है। क्वेश्चन है 4, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है। क्या ए ऑप्शन है तुलन पत्र, बी है पारिवारिक बजट, सी है मौद्रिक संसाधन, डी है अभिलेख। यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझा दूँ आपको। अब ये जो प्रश्न है वो परिवार के नहीं है, परिवार के नहीं है, लेकिन हम परिवार में इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या था, पारिवारिक बजट, तो इस प्रश्न को घुमाया है। हालांकि जो फैमिली शब्द मतलब दिया है स्पेशली, उसमें बजट का ऐसे महत्व कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि हम परिवार में रहते हैं तो हमें क्या है, बजट बनाना पड़ता है हमारे पारिवारिक खर्चों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग भी घुमाना, ये नहीं है कि परिवार का मतलब यही है कि मातृ सत्तात्मक परिवार कौन से होते हैं, पितृ सत्तात्मक परिवार कौन से होते हैं, बस यही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। इस परिवार को थोड़ा सा क्या करेंगे, घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर पूछा गया। तो हम कोई भी खर्च उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, पारिवारिक बजट बनाते हैं। बस इसमें क्या किया, इन्हें पारिवारिक को जोड़ दिया, परिवार को जोड़ दिया, बस, ठीक है। मेनली प्रश्न कहाँ से था, बजट से था, ठीक है। तो बजट भी जब पढ़ो आप, एनर्जी पढ़ो, शक्ति पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ो, तो वहाँ पर भी परिवार शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, इतना दिमाग खोल के रखना, ठीक है। क्वेश्चन है 5, समाज की बुनियादी इकाई कौन सी है। क्या स्कूल है, अस्पताल है, मंदिर है या परिवार है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो परिवार के विषय में बहुत यूनिट पूछी जाती है, और जो यूनिट आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए परिवार की धुरी, समाज की धुरी क्या है, तो परिवार है। क्या समाज की धुरी, सारे प्रश्न मैं क्लियर कर दूं कि यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, समाज की धुरी। और नोट कर लीजिएगा आप भी क्या याद करोगे, ठीक है, बहुत अच्छी क्लास है आज की। समाज की धुरी पूछा जाए कौन है, परिवार है, ठीक है। मौलिक इकाई आपसे पूछा जाए, परिवार है, मौलिक इकाई, यही प्रश्न बनते हैं। सार्वभौमिक पूछा जाए या फिर मातृ सत्तात्मक पितृ सत्तात्मक से बनता है। सार्वभौमिक इकाई पूछा जाए, ठीक है, सार्वभौमिक इकाई, मौलिक इकाई, समाज की धुरी, तो ये सब क्या है, नैतिकता का पहला पार्ट, ठीक है। सब कुछ कहाँ से, परिवार से सीखता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर बी डी ऑप्शन इसका भी, बुनियादी इकाई पूछा जाए आपसे, समाज की धुरी पूछा जाए, मौलिक इकाई पूछा जाए, सार्वभौमिक इकाई पूछा जाए, नैतिक विकास की पहली पाठशाला पूछी जाए, बच्चे की प्रथम पाठशाला पूछी जाए, ठीक है, तो ये सब परिवार है, ठीक है। क्लियर हो गया, यही प्रश्न मेनली इससे पूछे जाते हैं और कई बार भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन 6 है, परिवार किस प्रकार की संस्था है। क्या सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, या फिर यहाँ पर होगा आपका डी ऑप्शन। तो परिवार किस तरीके की संस्था है, भाई सामाजिक संस्था है, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, ठीक है। समाज, परिवार, फिर समाज, फिर समुदाय, ऐसे करके ये चेन चलती रहती है। फिर राष्ट्र, फिर देश, फिर हमारा क्या होता है, मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आ जाते हैं फिर, ठीक है, सभी आ जाते हैं फिर। तो यहाँ पर क्या, परिवार सबसे छोटी इकाई है, परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही राष्ट्र बनता है, ओके। क्वेश्चन है 7, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। क्या 1950 में हुआ, या 1952 में हुआ, 1953 में हुआ, या फिर 1955 में हुआ। तो भारत में जब परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात होती है तो ये कब इस्टेब्लिश कब होता है, मतलब प्रारंभ कब होता है, 1952 में। लेकिन इसका अगर बात करें गठन कब हुआ, गठन कब हुआ, ठीक है, मतलब काम करना तो ये 1952 से शुरू कर रहा है, लेकिन इसका गठन कब हुआ। तो ये 2 प्रश्न इससे बहुत बनते हैं और कई बार पूछा गया, आप चेक कर लीजिएगा, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक मल्टीपल टाइम प्रश्न पूछा गया। तो गठन इसका 1951 में होता है, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। ए है जीवन दर्शन से, बी है व्यवहार से, सी है अभिवृत्ति से, डी है उपर्युक्त सभी से, उपर्युक्त में से कोई नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर जब भी परिवार की जीवन शैली की बात होगी तो हमेशा उसका सदैव ध्यान रखना है उसका जीवन दर्शन से प्रभावित होती, क्योंकि हर परिवार के क्या होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, वैल्यू होते हैं, नज़रिया होता है अपने परिवार को चलाने का, ठीक है, अपने घर की मतलब कह सकते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने का। और आप जानते हो मूल्य कैसे होते हैं, आत्मगत होते हैं, बिल्कुल जीवन दर्शन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक परिवार की जीवन शैली किससे प्रभावित होती है, जीवन दर्शन या उसके मूल्यों से प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ओके, 9 की बात करेंगे। क्लास आज जरूर थोड़ी बड़ी हो सकती है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की इनमें से नहीं है? क्या सामूहिक निवास, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, या सभी व्यक्तियों द्वारा आयोजित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, या डी है पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो इनमें से संयुक्त परिवार की अगर हम विशेषता की बात करें तो आप जानते हो व्यक्तिगत स्वतंत्रता संयुक्त परिवार में नहीं होती है, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग एकाकी परिवार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि एक को अगर आपने स्वतंत्रता दी है तो सभी लोग वही डिमांड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एकाकी परिवार होता है, दूसरा कौन सा? संयुक्त परिवार होता है। एकाकी परिवार में आप ध्यान रखिएगा, खाली माता पिता, ठीक है, को पूछा जाता है ना, न्यूक्लियर जो फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं इसको हम, माता पिता तथा कौन रहते हैं? उनके बच्चे रहते हैं। ओके, उनके बच्चे रहते हैं, वो दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका एकाकी परिवार। लेकिन संयुक्त परिवार में कौन कौन आ जाएगा? आपके दादा दादी भी हो सकते हैं, आपके तो खुद के बच्चे होंगे ही होंगे, उसके बाद भतीजा भतीजी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं। ये सारे जो होते हैं ये संयुक्त परिवार, जिसमें दो पीढ़ियाँ मतलब 2-3 परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं। ओके, इन्हीं को हम संयुक्त परिवार या फिर ज्वाइंट फैमिली भी हम इनमें कहते हैं। आप जानते हो इनमें सब में क्या होते हैं? लैंगिक संबंध भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नॉर्मली यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 की, समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई कौन सी है? परिवार है, संस्कृति है, समुदाय है, उपरोक्त सभी। तो समाज का निर्माण अगर हम बात करें, करने वाली प्रथम इकाई पूछी जाएगी, मौलिक इकाई पूछी जाए तो सूक्ष्मतम इकाई पूछी जाए, परिवार ही है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओके, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? विवाह विच्छेद के कानून का सरल होना, बी है पढ़ी लिखी शिक्षित पत्नी होना, सी है स्त्रियों का कामकाजी होना, डी है एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। तो सबसे बड़ी आज के समय में भी ये चीज़ें होती, क्योंकि पता है एक सोच है, मेंटेलिटी बना रखी है, जैसे कि घर मतलब, और होता भी है भाई, कहते हैं ना समाज बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं, जो लोग कहते हैं कि समाज किसी काम में नहीं आता, ठीक है, हम लोग समाज की बेवजह सोचते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखना, इतना समाज का बोलबाला, इतना समाज का डर है, तब भी आप देखते हो रेप केसेस कितने होते हैं। ओके, रेप केसेस कितने होते हैं। जिस दिन ये समाज का डर लोगों के हर किसी के व्यक्ति से के मन से निकल गया, आप विश्वास नहीं करोगे, कहने में सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन भाई भाई का सगा नहीं रहेगा, भाई बहन की सगी नहीं रहेगी, इनमें तक ये चीज़ें गलत चीज़ें होने लगेंगी। ये सच्चाई है। हम जब तक नैतिकता से जुड़े हैं, हम जब तक समाज से जुड़े हुए हैं, तब तक बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल है, बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे ही समाज का डर खत्म हुआ, जैसे ही नैतिकता का कहते हैं ना पतन होगा, वैसे ही कोई किसी का सगा नहीं रह जाएगा, जिसका मन होगा उसके साथ कुछ भी गलत करेगा। ये सच्चाई है। हम लोग जब तक नैतिकता से बंधे हैं, जब तक समाज से बंधे हुए हैं, तब तक हमें थोड़ा सा डर है। बहुत से काम हम सिर्फ डर की वजह से नहीं करते हैं, बहुत से काम हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाला देख रहा है और हमें इस कर्म की सज़ा मिलेगी। जिस दिन ये चीज़ें ख़त्म हो गई ना, उस दिन देखो दुनिया में इतनी गंदगी फैल जाएगी कि उसका खामियाजा हम ही लोगों को उठाना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा उठाना। तो यहाँ पर क्या होता है? तो वो होता है क्या? समाज का डर। यह चीज़ को कोरिलेट करना, जो बात मैं कह रही हूँ, ये समाज का डर होता है। समाज में जैसे ही किसी की बात फैलती है तो उसकी इज्जत खराब होती है। ठीक है, कोई बात हमारे घर से, कोई भी हमारे घर की कमी थी और एक मतलब लड़की नई शादीशुदा आई, उसने क्या किया, कोई भी बात हुई उसको पूरे में फैला दिया। हो सकता था रिश्ता संभल सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने उतनी बदतमीजियाँ की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमें हमेशा दोष एक ही को नहीं देंगे भाई, कई बार लड़कियां भी बहुत बदतमीजी करती हैं, और आज के समय में तो चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, इर्द गिर्द आपको देखने को मिलती होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने जरा जरा सी बातों को इधर उधर बट्ठा फेरना शुरू किया, और वहीं पर क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि कम से कम जो भी चीज़ें हो रही हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो घर के अंदर हो, चार दीवारी के अंदर हो, बाहर तक ना जाए। तो ये सारी चीज़ें जब वो सार्वजनिक हो जाती, फिर इंसान ये कहता है कि अब तो सब हो ही गया, अब छोड़ो, अब हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। ठीक है, इज्जत तो चली गई, अब तुम्हारे साथ रहे ना रहे तो कुछ वापस तो आना नहीं। तो ये जो सबसे बड़ी कारण है आज के समाज में कि भाई घर की बातें बाहर करना। ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं होती। क्वेश्चन है 12, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं उन्मुखीकरण का परिवार, प्रसव का परिवार, प्यार का परिवार, या पितृवंशीय परिवार। तो पितृवंशीय परिवार में आप सभी जानते हो, जो एक ऐसे परिवार जहाँ पर पिता के नाम से बच्चे का जो है वंश चलता है। ठीक है, पिता के नाम से ही, जैसे कि ज़्यादातर पितृसत्तात्मक परिवार हैं, हम सभी लोग ऐसे ही परिवार से आते हैं जहाँ पर परिवार जो है पितृवंशीय ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर यही होता है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है
उन्मुखीकरण के परिवार से यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं। उन्मुखीकरण परिवार आजकल वो परिवार हो गए जो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं या फिर एकाकी बनते जा रहे हैं, बस अपने विकास के विषय में सोचते हैं, वो वाले परिवार हो गए। इसका भी कोई लेना देना नहीं। इसको हम प्रसव का परिवार कहते हैं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसको हम प्रसव का परिवार कहते हैं, क्योंकि बच्चा जन्म से ही क्या होता है, परिवार से जुड़ जाता है। तो इसलिए हम, क्योंकि वो प्रसव के बाद ही सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम लोग परिवार के सदस्य बनते हैं, तो यहाँ पर हम प्रसव का परिवार कहते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन बेसिक होते हैं, थोड़ा दिमाग का खेल होता है और उसमें कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एक सेकेंड। 13, वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहते हैं डैश कहलाती है। क्या खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली या फिर अर्ध खुली प्रणाली की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऐसी प्रणाली जो होती है वो कहलाती है खुली प्रणाली। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा अपने जो आपका पर्यावरण है, वातावरण है, उसके साथ अंतःक्रिया या लोगों से संबंध नहीं रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बंद प्रणाली के नाम से जानते हैं। लेकिन अर्धबंद प्रणाली में आप जानते हो वही मिला जुला हो जाएगा कि भाई सही है, मतलब भर का है सबसे, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 14, डैश बालक को पहले ढालने वाला मोल्डर है। ए है सोशल मीडिया, बी है जल, सी है परिवार, डी है रेत। तो यहाँ पर हम एक बार और आपको बता देते हैं, जो परिवार है वो लैटिन भाषा के फैमलस से निकला है, ठीक है। लैटिन भाषा के फैमलस से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, फैमलस का सेवक, या फिर जहाँ पर माता पिता बच्चे और सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, उसको हम परिवार कहते हैं। फैमलस का यही अर्थ होता है। हमने 2 डेफिनेशन आपको बताई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए परिवार का मतलब बच्चे को ढालने वाला पहला मोल्डर कौन है, तो वो भी परिवार ही होगा, ठीक है। इकाई प्रथम कौन है, वो भी परिवार है। नैतिकता का विकास कहाँ होता है, बच्चे का सर्वप्रथम, वो भी परिवार है। और ये सारे प्रश्न आज ही आप जाके टीजीटी पीजीटी का एक प्रैक्टिस लगा लीजिएगा, और आपको ये इनमें से 2-4 प्रश्न ना मिल जाए तो मतलब मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। क्वेश्चन है 15, पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्या मैकाइवर तथा पेज द्वारा? अब यहाँ से हमारे खुद के बनाए हुए प्रश्न शुरू हो जाते हैं, और जो कि एक एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पर पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो मैकाइवर तथा पेज, अरस्तू तथा प्लेटो, सर हेनरी मैन या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जब भी आपसे अगर ये बात हो कि अगर हम इस तरीके से पूछें कि समाजशास्त्रीय व्यवस्था के रूप में अगर पूछा जाए परिवार सिद्धांत मतलब पितृसत्तात्मक सिद्धांत को किसने डिफाइन किया है, तो सर हेनरी मैन होगा। सर हेनरी मैन लिखा ही हुआ है, ठीक है। सर हेनरी मैन होगा, मतलब ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा क्या जा रहा है पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सबसे, क्योंकि एक आप जानते हो हमेशा याद रखना, जो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे प्राचीन। ऐसे भी प्रश्न ये बन सकता है। तो सबसे प्राचीन सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है, आपका पितृसत्तात्मक सिद्धांत है। तो इसका जो सबसे पहले प्रतिपादन किया था तो वो अरस्तू तथा प्लेटो ने किया था। अरस्तू तथा प्लेटो ने किया था। ये एक दार्शनिक थे, आप सभी जानते हो। तो ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत, और इसको शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। पितृसत्तात्मक को शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राचीन है, शास्त्रीय सिद्धांत इसका नाम है। दूसरा, अरस्तू तथा प्लेटो ने इसको दिया था, लेकिन क्योंकि सामाजिकता, परिवार कहाँ से आता है, समाज से आता है, ठीक है। मतलब परिवार से समाज आता है, सॉरी, परिवार से समाज बनता है, इसलिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सर हेनरी ने क्या किया था, इसका 1861 में पूर्ण रूप से क्या किया था, इसका मतलब एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो अगर आपसे सिद्धांत पूछा जाए पितृसत्तात्मक का किसने दिया था, मतलब समाजशास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर अगर पूछा जाए, प्रश्न ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर, तब सर हेनरी मैन होगा। लेकिन सीधे आपसे पूछा जाए पितृसत्तात्मक किसने दिया सिद्धांत, तो अरस्तू तथा प्लेटो ने सबसे पहले दिया। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 16, परिवार के विकास का उद्विकासीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए है बैकोफेन तथा मॉर्गन, बी है मैकलिन तथा स्पेंसर, सी है लूबक तथा टॉयलर, डी है उपर्युक्त सभी। कौन से, क्योंकि एक चीज़ और भी है, एक चीज़ हमेशा याद रख, मतलब मेरा जो जब तक ये क्लास पढ़ रहे हो हर लाइन पे याद रखिएगा, जो परिवार के प्रकार हैं आपके या फिर सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत हैं सारे क्लियर हो गए। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, पितृसत्तात्मक सिद्धांत। अब हम कौन सा पढ़ा ना, उद्विकासीय सिद्धांत, मतलब ये भी एक सिद्धांत है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारे ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका उद्विकासीय सिद्धांत है
उत्विकासीय मतलब एक विकासवादी प्रक्रिया के अंतर्गत जिसका जन्म हुआ है। परिवार की उत्पत्ति अगर पूछा जाए किसके माध्यम से हुआ, तो हम कह सकते हैं विकासवादी प्रक्रिया। ठीक है, जैसे जैसे मनुष्य या फिर जो होमो सेपियन थे या फिर जो आदि मानव थे, ठीक है, जैसे जैसे क्या हुआ वो विकसित होते गए, परिवार का निर्माण होता गया। क्यों? क्योंकि पहले वो खाना बदोश हुआ करते थे, जब तक एक जंगल में खाना है तब तक वहाँ निवास करते थे, फिर वहाँ का सारा खत्म हो जाता था तभी वहाँ से चल देते थे, दूसरी जगह निवास स्थान रखते थे। जब वहाँ का खाना खत्म हो जाता था फिर चल देते थे। तो ऐसे क्या हुआ, वो खाना बदोश लाइफ जीते थे। लेकिन जब जब जैसे जैसे क्या हुआ, खेती होने लगी, जैसे जैसे खेती होने लगी, लोगों को खेती का इंतजार करना होता था। 6 महीने में फसल तैयार होती है तो उन्हें एक जगह ठहरना होता था। अब उससे क्या हुआ, उनके अंदर वो ठहरने की आदत विकसित हो गई। ठीक है, उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया एक जगह पर बंद कर। तो ऐसे ही फिर जब वो रहने लगे तो उन्होंने क्या हुआ, अपने परिवार का निर्माण किया। पहले परिवार अजीबो गरीब तरीके के होते थे। जैसे क्या था, सारे स्त्री का सारे पुरुषों से संबंध होता था, सारे पुरुषों का सारी स्त्री से होता था। भाई बहनों की भी शादी हो जाती थी, भाई भतीजे की शादी मतलब भतीजे भतीजियों की शादी हो जाती थी। ये सारे सिद्धांत हैं, अभी हम आपसे बात करेंगे धीरे धीरे इसमें। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था क्या था, एक उद्विकासीय सिद्धांत है कि भाई पहले बेशक वो समूह में शादी कर लेते थे, सबके पत्नी और सबके पति हुआ करते थे। लेकिन एक समय आया फिर भाई भतीजा बात पे आ गया कि भाई हमारे समाज के लोग क्या हुए, हमारे समाज के लोग और सामने वाले समाज के लोगों ने क्या किया, आपस में शादी विवाह कर लिया। मेरे घर वालों ने उस सामने वाली फैमिली से कर लिया, सामने वाली फैमिली ने हमारे घर वालों से विवाह कर लिया। मतलब सबने सबसे कर लिया, जितने लड़के थे जितनी लड़कियां थी सबने कर लिया। मतलब कोई लिमिट ही नहीं था कि एक विवाह होना है, दो, जितने थे सबका जिसका मन हुआ सबने कर लिया। ठीक है, तो ऐसे आया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब बहुत सारे मतलब आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ये विकासवादी सिद्धांत कहलाता है कि परिवार का जो है विकास के मतलब विकास के हिसाब से जो है धीरे धीरे चेंज परिवार में होते रहे। ओके, कभी एकाकी परिवार, कभी संयुक्त परिवार, बहुत तरीके के परिवार आए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, परिवार के उद्विकास सिद्धांत को 5 स्तरों में किसने विभाजित किया। अभी हमने बताया था जो उद्विकासीय सिद्धांत था, तो हमने आपको बताया था किसने दिया था, मैकोफेन ने दिया था, मोर्गन ने दिया था, मैकले ने दिया था, और 2-3 और थे, एक लूबक थे, एक टेलर थे और एक स्पेंसर थे। तो हमने बताया था ये सभी थे, पीछे अभी प्रश्न बताया था उद्विकासीय सिद्धांत ये सभी ने दिया था, ये सभी इसके प्रतिपादक रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे कि उद्विकासीय सिद्धांत को 5 स्तरों में किसने विभाजित किया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो मोर्गन है। मोर्गन ने इसको 5 स्तरों में विभाजित किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 इन्होंने किसमें डिफाइन किया, नंबर 1 था रक्त संबंधी परिवार। ठीक है, रक्त संबंधी परिवार, रक्त संबंधी परिवार कैसे होते हैं, जैसे जिसमें हमने बताया था अभी आपको कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था, किस बात का, भाई बहन से शादी कर सकता था, भतीजा भतीजी से शादी कर सकता था। और यही समस्याएं आ जाएंगी उस समय जब हमारे समाज से नैतिकता खत्म हो जाएगी, जो अभी हम समझाना चाह रहे थे आपको पहले। ठीक है, अगर समाज का डर खत्म हो जाएगा तो यही सारी चीज़ें फिर से आ जाएंगी, क्योंकि हम लोग सब कुछ डर से करते हैं। एक समाज का खौफ है हमारे अंदर, तभी हम अच्छे बनते हैं, ये सच्चाई है। हम महान नहीं बन जाएंगे और हम अपने आप को गिरा नहीं सकते ये बात को मतलब इग्नोर करके, ये सच्चाई है। हर इंसान समाज के डर से ही शांत बैठा है। तो रक्त संबंधी परिवार इनके हिसाब से दूसरा इन्होंने दिया, रक्त संबंधी समझ में आ गया, भाई बहन भतीजा भतीजे जहाँ पर विवाह कर लेते हैं, इसमें मनुष्य एक ही गोत्र के होते हैं, एक ही गोत्र में विवाह कर लेते हैं। मतलब भाई बहन जब है तो क्या एक ही गोत्र हो गया ना, तो एक ही मतलब कह सकते हैं, नॉर्मल भाषा में बताएं तो एक ही जाति या एक ही कास्ट में शादी यहाँ पर कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बाहर कहीं विवाह करते हो तो यहाँ पर क्या था, बैन था, बाहर किसी भी मतलब बाहर के किसी व्यक्ति से आप शादी नहीं कर सकते थे, ऐसे समझ सकते हो रक्त संबंधी परिवार में। दूसरा क्या था, समूह परिवार। समूह परिवार में हमने आपको क्या बताया, मेरे घर वालों ने सामने वाले परिवार से शादी कर ली और सामने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने क्या था, हमारे समूह के परिवार से शादी कर ली। मतलब हमारे सब भाई बहनों ने सामने वाले, मतलब समझने के लिए उदाहरण दे रही हूँ, सामने वाली फैमिली से शादी कर ली, सामने के जितने भाई बहन थे उन्होंने हमारे घर में शादी कर लिया के। ठीक है, तो ऐसे करके जो बहनें थी उधर चली गई और उधर की बहनें लड़कियाँ इधर आ गई और पितृसत्तात्मक परिवार बन गए। मतलब मेरे घर की लड़कियाँ सामने वाले लड़कों से शादी कर लेंगी और सामने वाली जो घर की लड़कियाँ वो हमारे घर के लड़कों से शादी कर लेंगी, क्योंकि परिवार तो पितृसत्तात्मक होते थे, क्योंकि लड़कियाँ तो लड़कों के आएंगी ना ब्याह के। तो ऐसे करके शादी चलती थी। कुछ चीज़ें आप लोग समझ लिया करिए। ठीक है,
तीसरा परिवार इन्होंने बताया था सिंडेशियन परिवार। सिंडेशियन परिवार में क्या हुआ, इसमें क्या था, समूह प्रथा समाप्त हो गई। इन दोनों में क्या था, कहीं ना कहीं समूह का बोलबाला था। सारे भतीजे, सारे भाई, सारी बहनों ने शादी कर ली, सारी भतीजियों ने कर ली, तो कहीं ना कहीं पूरा समूह बन गया। ठीक है, लेकिन समूह परिवार में तो आमने सामने के समूह से शादी कर ली, एक घर के नहीं थे पर आमने सामने के थे। तीसरा जो सिंडेशियन परिवार था, इसमें क्या था, मात्र एक पुरुष होता था, एक पुरुष शादी करके लाया। ठीक है, जब मैंने एक बार बहुत पहले इसको पढ़ा था, जब मैं ये नई बुक लेकर आई थी, काफ़ी समय पहले की बात हो गए होंगे 1-2 साल, तो मुझे थोड़ा सिंडेशियन परिवार को पढ़कर थोड़ा सा सुकून मिला, लेकिन बाद में जैसी लास्ट लाइन को पढ़ा मेरा मन फिर बिखर गया। इसमें क्या था, जो सिंडेशियन परिवार होते हैं इनमें क्या था, समूह प्रथा तो समाप्त हो गई, समूह में शादी नहीं होती थी, एक पुरुष जाता था, एक स्त्री से विवाह करके ले आता था। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ा कि जब वो स्त्री आ जाती थी घर में, तो उस परिवार के जितने पुरुष होते थे वो उससे रिलेशन रख सकते थे, मतलब यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। ठीक है, तो कितनी गलत चीज़ आज के समय में तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब इतना मुझे ये लाइन पढ़कर बुरा लगा कि थोड़ा सा मन हल्का हुआ था। ऊपर में क्योंकि रक्त संबंधी परिवार में भी वही चीज़ें थी जो मन को अच्छी नहीं लग रही थी, समूह परिवार में भी वही चीज़ें थी। तो सिंडेशियन परिवार जब मैंने पढ़ा था, मुझे याद है आज भी, तो मैं कल पढ़ रही थी जब, तो मुझे वही चीज़ याद आ गई कि मैं मतलब इसको पढ़ते ही थोड़ा पॉजिटिव हुई, लेकिन जब मैंने लास्ट लाइन पढ़ी तो मेरा मन फिर से बिखर गया। तो सिंडेशियन परिवार तीसरा हो गया। चौथा कौन सा परिवार था, चौथा परिवार था इनका पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार था, वो आप सभी जानते हो। पांचवा था एक विवाही परिवार। ओके, और सबसे बढ़िया जो परिवार था वो यही था, एक विवाही परिवार आपका। ओके, तो ये 5 परिवार दिए थे मोर्गन ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये सिद्धांत बताया कि इस तरीके से परिवार विकसित हुआ। ठीक है, पहले क्या हुआ, रक्त संबंधी परिवार बने, सब लोग एक ही परिवार की शादी करते थे, फिर समूह परिवार बने, आमने सामने के लोगों से शादी हो जाती थी। सिंडेशियन बना, जिसमें एक आदमी गया शादी करके एक औरत को ले आया, फिर जितने भी उसके भाई वगैरह थे उन्होंने रिलेशन बनाए। ठीक है, फिर पितृसत्तात्मक परिवार आया। पितृसत्तात्मक परिवार में बस एक चीज़ अच्छी थी, मतलब कि उसमें ज़्यादातर ये हो गया कि मतलब पिता का बोलबाला बेशक होता था, सर्वशक्ति संपन्न परिवार में आदमी ही होता था, लेकिन ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत ज़्यादा कि समूह के लोग सभी की पत्नी बन गई, एक ने शादी की और सबकी पत्नी बन गई, वो चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि ज़्यादातर एक ही पति होता था और एक पत्नी होती थी, फिर उसके बच्चे होते थे, इस तरीके से परिवार बनते थे। तो ये थोड़ा मतलब अच्छा था, बस एक ही कमी थी कि ये मतलब पितृसत्तात्मक था, मतलब पिता की ही सब कुछ यहाँ पर चलता थी। ठीक है, और एक विवाही परिवार तो हमेशा ही अच्छा होता। आज के समय में आधुनिक समाज जो है वो एक विवाही परिवार को ही मान्यता देता है। क्वेश्चन है 18, मातृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? क्या वेस्टरमार्क हैं, या वेस्टरमार्क हैं, या ब्रीफॉल्ट हैं, या फिर टॉयलर एवं वैकोफेन है? तो आपसे अगर हम बात करें, अगर समर्थन की बात करें कि समर्थन किसने दिया है मातृसत्तात्मक परिवार को, तो टॉयलर एवं बैकोफेन ने क्या किया, समर्थन दिया है। ठीक है, इसको समर्थन किया है कि हाँ ये परिवार जो होते थे, या फिर ये भी एक परिवार का जब विकास हुआ तो इस तरीके का भी परिवार था। ओके, लेकिन मेनली जो अगर हम प्रवर्तक कहेंगे तो वो ब्रीफॉल्ट थे। मातृसत्तात्मक परिवार के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, ब्रीफॉल्ट थे, याद रखिएगा। जो वेस्टरमार्क हैं ये किसके प्रवर्तक हैं, ये भी हैं, ये एक विवाह का जो सिद्धांत है इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, एक विवाह का जो सिद्धांत है, एक विवाह परिवार का सिद्धांत है, ये इसके प्रवर्तक हैं, सिद्धांत। ओके, प्रवर्तक की बात कर रहे हैं। ओके, हालांकि इसमें भी आएगा, जो अभी हमने बताया था मोर्गन ने 5 सिद्धांत दिए, तो उन्होंने भी एक विवाही परिवार को महत्व दिया है, लेकिन सिद्धांत एक विवाह का किसने दिया ये पूछा जाए तो आप वेस्टरमार्क आंसर करोगे। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इस स्तर पर एक समूह के सब भाई बहन दूसरे समूह के भाई बहनों से विवाह करते थे और यौन संबंधों की स्वतंत्रता थी, ऐसे परिवार क्या कहलाते थे? क्या रक्त संबंधी, एक समूह के सब भाई बहन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, समूह परिवार, फाउंडेशन परिवार, या पितृसत्तात्मक परिवार? तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, समूह परिवार की हो रही है। ठीक है, रक्त संबंधी में तो हमने ये बताया था कि गोत्र सेम होता था, एक ही गोत्र के लोग होते थे, भाई बहन भतीजा भतीजे सब विवाह कर सकते थे। लेकिन समूह परिवार में क्या होता था, एक समूह के सब भाई और बहन दूसरे समूह के सब भाई और बहनों से विवाह करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर समूह परिवार होगा। पितृसत्तात्मक की कई बार बात कर चुके हैं। बात करते हैं, इस स्तर पर समूह प्रथा समाप्त हो गई तथा एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था, लेकिन विवाह के उपरांत उस परिवार के सभी पुरुष उस स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे। अभी हमने समझाया, इतना बड़ा लेक्चर दिया। सिंडेशियन परिवार, एक विवाही परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, या डी है उपर्युक्त सभी। तो ये किसका है, सिंडेशियन परिवार। अभी तो आपको जस्ट बताया था सिंडेशियन परिवार।
जहाँ पर क्या था, समूह प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था, लेकिन विवाह के उपरांत, भाई समूह में शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन विवाह के उपरांत सबके सारे जो पुरुष थे वो स्त्री से यौन संबंध बना सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन है 21, चक्राकार सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? क्या मॉर्गन है, फ्रीजर है, ब्रीफॉल्ट है, सोरोकिन है? तो चक्राकार सिद्धांत, ये सिद्धांत बहुत अच्छा है, चक्राकार सिद्धांत, इसके प्रवर्तक सोरोकिन है, लेकिन इनका वही बात कहना है कि ये चीज़ें क्या समय के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि परिवार है वो क्या है, बदलता रहता है, आज मातृ सत्तात्मक है तो कल पितृ सत्तात्मक हो जाएगा, कल पितृ सत्तात्मक है फिर वो घूम कर एक समय बाद मातृ सत्तात्मक हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, एकाकी परिवार का बोलबाला है, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं बढ़ेंगी तो लोग एक समय बाद क्या होगा, जब हमारा एक कल्चर चला जाता है तो हमें फिर नए लोग आते हैं, उन्हें वही कल्चर अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर क्या, फिर हो सकता है एक समय बाद संयुक्त परिवार आ जाए। ओके, फिर क्या है, संयुक्त परिवार का मजा चख लेंगे सब, फिर धीरे धीरे परिवार टूटने लगेंगे। तो ये क्या, एक चक्राकार प्रक्रिया है कि आज संयुक्त है तो कल एकाकी भी होंगे, आज पितृसत्तात्मक है तो कल मातृसत्तात्मक भी होंगे। अब जैसे आजकल महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर दिया जाता है, तो आने वाले समय में और बहुत से परिवारों में है भी जो माता की ही चलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, चक्राकार है, मतलब चक्र की तरह, जैसे मिड डे मील है ना, एक चक्रीय मेन्यू है, इस तरीके से परिवार भी क्या है, विकास के हिसाब से समय समय पर चेंज होते रहते हैं, एक चक्र की तरह, जो आज है वो कल चेंज हो सकता है, जो कल है वो आज चेंज हो सकता है। क्वेश्चन है 20, इस स्तर पर समूह प्रथा समाप्त हो गई। उदाहरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, मतलब विदेशी कपड़े पहन रहे हैं, फॉरेन कंट्री के कपड़े में बहुत पसंद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं था, हमने नहीं पहना और हमने दूसरे को देखा तो हमें वो अच्छे लगे। लेकिन वो लोग, आप चले जाओ मथुरा में, वो लोग साड़ी पहन के घूमते हैं, वो लोग लहंगे पहन के घूमते हैं, जो विदेशी लोग हैं, तो क्या उन्हें हमारा कल्चर अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे को देख के चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ओके, 4 दिन बाद हमारे ही देश के लोगों को यही कपड़े खराब लगेंगे, फिर ये पुराने कल्चर के कपड़े पहनेंगे। तो फैशन की तरह ही परिवार भी होता है, चेंज होते रहते हैं। ओके, इस स्तर पर समूह प्रथा समाप्त हो गई तथा एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था, लेकिन विवाह के उपरांत उस परिवार के सभी पुरुष उस स्त्री से यौन संबंध स्थापित करते थे। अच्छा, ये वाला प्रश्न हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया ना, ये ऑप्शन सिंडेशियन परिवार, हाँ ये सिंडेशियन परिवार हो गया। क्वेश्चन है 21, अच्छा ये भी हो गया, तो ये एकदम से इधर कैसे आ गया? ओके, बातों में गड़बड़ हो गया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर बात करेंगे प्रतिवादी, प्रगतिवादी, वही मैं कहूँ, प्रतिवादी क्या, प्रगतिवादी। ठीक है, प्रगतिवादी सिद्धांत, प्रगतिवादी सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए, इसके प्रवर्तक कौन है? क्या ऑगवर्न एवं बॉर्ड हैं? बॉर्ड होगा ये, ठीक है, या फिर मैकइवर व पेज हैं, क्रिस्टले हैं, या फिर टिप्पेट हैं। तो प्रगतिवादी सिद्धांत वो ये भी कहीं ना कहीं विकास का ही सिद्धांत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन सही है आपका, ऑगवर्न एवं बॉर्ड। ठीक है, बॉर्ड होगा, अभी मैंने लिख के बताया था। तो ये प्रगतिवादी सिद्धांत किसका है? दिया हुआ है ऑगवर्न एवं बॉर्ड का दिया हुआ सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन है 23, मूलर लियर ने परिवार के विकास को निम्नलिखित में से कितने स्तरों में विभक्त किया? मूलर लियर की बात हो रही है, इन्होंने भी विकास को विभाजित किया क्या? 2 में, 3 में, 4 में या 5 में? तो इन्होंने किसमें, बी ऑप्शन सही होगा, 3 में विभाजित किया। 3 में विभाजित किया। अच्छा, 3 में ये इन्होंने विभाजित किया तो इसमें क्या किया है, इन्होंने 3 स्तरों में विभाजित किया परिवार को, और उसमें बताया, एक तो होता है गोत्रकाल। ठीक है, गोत्रकाल, हालांकि गोत्रकाल को भी इनने 3 भागों में बांटा फिर। ठीक है, एक होता है गोत्रकाल, इसमें भी इन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांटा क्या क्या था, एक था प्रारंभिक था, ठीक है, प्रारंभिक काल, दूसरा क्या था, मध्यकाल, ओके, मध्यकाल, ओके, और तीसरा था अर्वाचीन, अर्वाचीन। तो याद रखिएगा, जो अर्वाचीन है, ये इस तरीके के शब्द मिले, गोत्र, ओके, तो ये किसके हैं, आपके गोत्र काल से संबंधित है। ठीक है, किसने दिया, मूलर लियर ने। हमने बताया 3 सिद्धांत दिए मूलर लियर ने, एक गोत्रकाल, चलो मैं शॉर्टली लिख देती हूँ, गोत्रकाल, दूसरा कौन सा है, दूसरा है परिवार काल। ओके, परिवार काल, परिवार काल के भी सब पॉइंट सेम है, जैसे प्रारंभिक इसमें आया मैंने बताया, मध्य बताया और आपको अर्वाचीन बताया, ऐसे इसमें भी यही आएगा। ठीक है, इसमें भी प्रारंभिक काल था परिवार का, मध्य काल था और अर्वाचीन काल था। फिर तीसरा क्या काल, तीसरा कौन सा काल दिया इन्होंने, तीसरा दिया व्यक्तिगत काल। ठीक है, आज के समय में व्यक्तिवादिता को हम लोग क्या करते हैं, महत्व देते हैं, हम लोग संयुक्त परिवार से जुड़े नहीं रह गए हैं, तो ये क्या है, व्यक्तिगत काल। ठीक है, व्यक्तिगत काल इसको बोलते हैं। तो 3 स्तरों में विभाजित किया है मूलर लियर ने, ध्यान रखिएगा, गोत्रकाल, परिवार काल और व्यक्तिगत काल। गोत्रकाल में 3
गोत्र काल को भी 3 भागों में बांटा है, किसमें? प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अर्वाचीन काल। ऐसे ही परिवार काल को भी 3 भागों में बांटा है, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अर्वाचीन काल। मतलब तीनों सेम ही है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, लिख लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। और व्यक्तिगत अलग है, ठीक है, व्यक्तिगत अलग है, इससे संबंधित एक प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत काल से मैंने संबंधित एक प्रश्न डाल दिया है। जहाँ राज्य शक्तिशाली होते हैं और परिवार निर्बल होते हैं, वहाँ स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है, खराब होती है, शक्तिशाली होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ राज्य शक्तिशाली हो, मतलब पूरा हमारा स्टेट शक्तिशाली हो, ठीक है, स्टेट शक्तिशाली हो, और क्या हो? परिवार निर्बल हो, परिवार कमजोर हो और राज्य कैसा हो? शक्तिशाली हो, वहाँ स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है। ये कोई मैं नहीं बोल रही हूँ, किताबी भाषा कहती है। अगर राज्य शक्तिशाली हो, परिवार कमजोर हो, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है। अच्छा, कैसे? यहाँ पर खाने को तो निर्बल परिवारों में खाने को कम मिल सकता है, कुपोषण हो सकता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर महिलाओं को ज़्यादा अत्याचार, मतलब वो चीज़ नहीं, महिलाएं अपने हिसाब से जाती हैं, खेतों में काम करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, सब कुछ काम अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से करती हैं। बेशक वो जानवरों का काम करती हैं, लेकिन आप देखते होंगे आपके आसपास अगर गरीब लोग हैं तो उनमें इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती है कि हाँ पुरुष मतलब घर से औरत को निकलने ना दो। लेकिन जो मिडिल क्लास परिवार होते हैं या थोड़े अच्छे परिवार होते हैं, उनमें ज़्यादा होती है कि महिलाएं घर से जाएंगी तो घर की रिस्पेक्ट खराब होगी, तो वो कहीं ना कहीं महिलाएं कितनी भी होगी घर में दबकर रह जाती हैं। तो ये चीज़ें कोई ऐसा नहीं है, इन सिद्धांतों को भी माना गया है कि ऐसा है, राज्य भले ही शक्तिशाली हो, मतलब अगर राज्य शक्तिशाली हो तो स्त्रियां पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन परिवार निर्बल हो तो कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसके उल्टा कर दिया जाए, परिवार क्या हो? शक्तिशाली हो, लेकिन राज्य कैसा हो? कम निर्बल हो, तो महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है। इससे ऐसे भी समझ सकते हो, राज्य शक्तिशाली है, परिवारों की स्थिति खराब है। अब राज्य क्या होता है? बहुत सारी योजनाएं गरीब तबकों को चलाती हैं, जैसे कि आप जानते हो अभी ICDS के विषय में हम पढ़ते हैं, तो उसमें बेशक महिलाएं गरीब हैं, लेकिन उनके लिए खाने को दिया जा रहा है ना, तो खाने पीने को मतलब अच्छा न्यूट्रिशन वाला अगर मिलता है, कुछ लोग बीच में घपला ना करें, तो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आता नहीं, आता है, लेकिन हमने सुना है कि आंगनबाड़ी वगैरह में ये लोग क्या करते हैं, बेच लेते हैं उसको, कुछ भी करते हैं, वो अलग विषय है, ठीक है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, तो खाने को सरकार दे रही, क्योंकि राज्य कैसी शक्तिशाली है, तो वो अपने जनता का ध्यान रखे, बेशक वो गरीब है, जनता ध्यान रखे, तो उधर खाने को भी मिल रहा है, उधर घर से आज़ादी भी मिल रही, तो अच्छी स्थिति होगी नहीं होगी। लेकिन अगर राज्य कमज़ोर है, परिवार अच्छा भी है, राज्य निर्बल है और परिवार शक्तिशाली है, तो महिलाओं की स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए उल्टी चीज़ें हैं पर महिलाओं के विषय में, ओके, जबकि महिलाओं की स्थिति और अच्छी होनी चाहिए तो खराब हो जाएगी। क्वेश्चन है 25, बालकों की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे जिज्ञासा, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, विचार आदि का विकास होता है स्कूल में, परिवार में, समाज में, समुदाय में। तो हमने क्या बताया, पहला जो विकास होता है वो परिवार में ही होता है हर चीज़ का, चाहे भाषा का हो, चाहे मतलब विचार का हो, चाहे तर्क का हो। अभी जैसे हमने बताया हमारी बेटी छोटी है, घर में रह रही है, अभी स्कूल नहीं जा रही है वो, तो वो क्या है, वो हर बात को पूछती है, तो अभी उसका विकास घर में ही चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 26, निम्न में से परिवार का प्राणी शास्त्रीय कार्य नहीं है। ए है यौन इच्छा की पूर्ति तथा संतान उत्पत्ति। इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्न में से परिवार का प्राणी शास्त्रीय कार्य नहीं है। यौन इच्छा की पूर्ति तथा संतान उत्पत्ति, जीवन की सुरक्षा व भोजन की व्यवस्था, सी है बालक का समाजीकरण व नियंत्रण में सहायक, वस्तुओं की व्यवस्था व निवास की व्यवस्था। तो यहाँ पर अब आपको ये सभी सही लग रहे होंगे, लेकिन सभी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है परिवार का प्राणी शास्त्रीय कार्य नहीं है। तो यौन इच्छा भी प्राणी शास्त्रीय कार्य, ठीक है, और संतान की उत्पत्ति करना भी यही कार्य है। जीवन की सुरक्षा भी प्राणी शास्त्रीय कार्य, भोजन की व्यवस्था भी प्राणी शास्त्रीय मतलब प्राणी का जो शरीर है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, उसके हिसाब से चीज़ें, ठीक है, शारीरिक आवश्यकता समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर समाजीकरण शब्द दिया है, तो ये क्या सामाजिक कार्य है, बालक का समाजीकरण व नियंत्रण कैसा कार्य, सामाजिक कार्य, ना कि प्राणी शास्त्रीय कार्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और डी भी सही होगा, डी कैसा होगा, प्राणी शास्त्रीय कार्य, वस्तुओं की व्यवस्था हमारे शरीर को चाहिए बस, ओके, निवास की हमारे शरीर को मतलब सेफ रखने के लिए, गर्मी से, बारिश से, धूप से, हर चीज़ से हमें कैसा चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, निवास स्थान चाहिए। तो ये सब क्या हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे, ये भी हमारे शरीर के लिए हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए है। लेकिन जो समाजीकरण है, सी ऑप्शन, ये समाज के लिए है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, परिवार के सामाजिक कार्य निम्न में से कौन सा है। ए है सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, बी है सदस्य को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सी है जीवन साथी के चयन में सहायक, डी है उपर्युक्त सभी। कौन से कार्य यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर पूछे जा रहे हैं सामाजिक कार्य। तो यहाँ पर जीवन साथी के चयन में भी सहायक है,
ठीक है, जीवन साथी के चयन में भी सहायक है। ओके, और बात करें सदस्यों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी सहायक है, सदस्यों को सामाजिक स्थिति प्रदान करने में भी ये सहायक है, और बकाया सामाजिक विरासत का समाज हस्तांतरण भी करता है। बहुत सी चीज़ें हम समाज से ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और या फिर बालक का सामाजिकरण, ये सारे कैसे बालक, ये सब कैसे सामाजिक कार्य। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का आर्थिक कार्य नहीं है? ए है श्रम का विभाजन व व्यावसायिक प्रशिक्षण, बी है संतान का लालन पालन व जीवन की सुरक्षा, सी है उत्पादन की प्रेरणा, डी है आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आर्थिक कार्य नहीं है, तो श्रम विभाजन व व्यावसायिक प्रशिक्षण ये भी क्या है? आर्थिक कार्य है आपका। संतान का लालन पालन व जीवन की सुरक्षा कैसा कार्य है? प्राणी शास्त्रीय कार्य, अभी बताया हमने, प्राणी शास्त्रीय कार्य। ठीक है, परिवार के बहुत कार्य होते हैं, जैसे कि नंबर 1 प्राणी शास्त्रीय कार्य, नंबर 2 सामाजिक कार्य, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक कार्य, नंबर 4 धार्मिक कार्य, नंबर 5 आर्थिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, शैक्षिक कार्य और मनोरंजनात्मक कार्य। और अगर बात करें राजनीतिक कार्य भी समाज होता है परिवार का, और इसके साथ साथ एक होता है नागरिकता के गुणों के का जो हम विकास करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये मिलाकर आई थिंक 9, 10, 11 होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? हमारे परिवार के कार्य हैं। तो उसमें हम आर्थिक कार्य का पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा आर्थिक कार्य आपका नहीं है? तो नहीं कौन सा है? ये सामाजिक कार्य, आर्थिक नहीं। बकाया श्रम का विभाजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उत्पादन की प्रेरणा, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके व्यावसायिक प्रशिक्षण इसमें हो गया। उत्तराधिकार का निश्चित होना, उत्तराधिकारी का निश्चित होना भी आपका सामाजिक नहीं, आर्थिक है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम केंद्र और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये कथन किसका है? क्या ये कथन पेस्टोलॉजी का है, या गोल्डस्टीन का है, या सिडनी का है, या निम्न में से कोई नहीं? तो परिवार यहाँ पर शिक्षा का सबसे उत्तम केंद्र, ठीक है, और बालक का क्या है? प्रथम विद्यालय है, ये कथन पेस्टोलॉजी का है। ओके, पेस्टोलॉजी का है। क्वेश्चन है 30, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये कथन किसका है? ऑगस्ट कॉम्टे, मॉर्गन तथा मुरे, वेस्टरमार्क, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, ये कथन जो है किसका? ऑगस्ट कॉम्टे का है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन तथा पिता के संरक्षण के मध्य सीखता है, ये कथन किसका है? मैजनी का, ऑगस्ट कॉम्टे का, WH भट्ट का, या निम्न में से कोई? तो WH भट्ट तो आप जानते हो, प्रसार के फैलाव को उन्होंने कहते हैं, कोई भी चीज़ गिरी भट्ट से और क्या हुई? वो फैल गई, तो वो हम कहते हैं प्रसार के फैलाव के लिए WH भट्ट ने ये डेफिनेशन दी है। यहाँ पर बात हो रही है मैजनी की डेफिनेशन है, ये जो आंसर होगा कौन सा? ए ऑप्शन। बालक में जो नागरिकता होती वो माता के प्रथम, ठीक है, नागरिकता का जो प्रथम पाठ होता है वो माता के चुंबन तथा पिता के संरक्षण के मध्य बच्चा सीखता है। ठीक है, तो ये मैजनी की डेफिनेशन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। परिवार का गठन होता है सामाजिक संपर्क के आधार पर, आर्थिक हितों के आधार पर, विवाह नामक संस्था के आधार पर, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो परिवार का गठन कैसे होता है भाई? बताइए। सामाजिक विवाह नामक संस्था के आधार पर, सी ऑप्शन सही होगा। परिवार का गठन सबसे पहले होता है जब विवाह होता है, तब वर-वधू आते हैं, फिर उनमें संबंध स्थापित होते हैं, फिर बच्चे का निर्माण होता है, तब जाकर एक परिवार, मतलब परिवार तो तभी बन जाता है जब शादी होके आते हैं, लेकिन परिवार फिर विकसित होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं काम इच्छा की पूर्ति एवं संतान उत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन पोषण, जीवन की सुरक्षा तथा भोजन की व्यवस्था, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ही कार्य शारीरिक कार्य होते हैं। ठीक है, जिसको हमने अभी प्राणी शास्त्रीय कार्य भी कहा था, ये प्राणी शास्त्रीय कार्य कह लो, इन्हें शारीरिक कार्य कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो काम की इच्छा, काम इच्छा मतलब जो सेक्सुअल फील होता है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, और संतान उत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन, जीवन की सुरक्षा तथा भोजन की व्यवस्था, ये सब किससे संबंधित है? परिवार से ही संबंधित है। क्वेश्चन है 34। परिवार के लक्षण है सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़ा होना, बी है सदस्यों का एक ही गांव का होना, सी है सदस्यों का आपस में मित्र होना, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो परिवार हम किसे कहते हैं? जिसमें रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है, तो सदस्यों का रक्त संबंध से जुड़ा होना ही हमारा परिवार है। ओके, क्वेश्चन है 35। परिवार उद्देश्यों की उपलब्धि का पूर्ण उत्तरदायित्व किसका होता है? केवल गृहिणी का। परिवार के उद्देश्यों की उपलब्धि का या प्राप्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व पूछा जा रहा है। केवल गृहिणी का, केवल घर के मुखिया का, परिवार के सभी सदस्यों का, डी है निम्न में से सभी। तो यहाँ पर सभी सदस्यों का ये राइट है। ठीक है, संयुक्त परिवारों में समस्याएं क्यों आती हैं? ज़्यादातर क्या होता है
एक कमाने वाला होता है और 10 खाने वाले होते हैं। ना वो परिवार कभी विकसित हो पाता है, और जो मेहनत करता है वो बेचारा पूरी ज़िंदगी ये सोच सोच के मरता रहता है कि ना तो किसी से वो कुछ कह सकता है, क्योंकि भाई उसके भाई बंधु होते हैं, है ना, और अकेला वो मेहनत करके परेशान रहता है, अपनी बच्चों को भी अच्छी लाइफ नहीं दे पाता है। तो परिवार के सभी सदस्यों का ये उत्तरदायित्व है, अगर आप साथ में रह रहे हो तो मिलजुल कर कार्य करो, मिलजुल कर, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे कोई भी किसी भी रूप से होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करो और हर मतलब एक दूसरे के काम में सहयोग करो। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी का ये उद्देश्य होता है। आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।